जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीटेट। दोस्तों सीटेट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2। जो स्टूडेंट 6 to 8 के लिए सामाजिक अध्ययन लिए हैं उनके लिए इस चैनल पर सामाजिक अध्ययन का क्लास कराया जा रहा है। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग तीसरी ये वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रतिदिन हम लोग 30-30 करके वीडियो प्रश्न देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे संबंधित जो ये आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। यानी इसमें यह देखना है कि जो बच्चों को सामाजिक अध्ययन और राजनीतिक विज्ञान हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें मनोविज्ञान है या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या नहीं है, अर्थशास्त्र है या नहीं है, दर्शन शास्त्र है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थशास्त्र। और क्यों सही होता है तो यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषयों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 4 विषयों को सम्मिलित किया गया था। उसमें पहला है आपका इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है नागरिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। तो इसमें देखेंगे आपकी ये सी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थशास्त्र आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्यक्रम पुस्तक में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। इस तरीके से आपसे ये जैसे अगर देखा जाए तो ये पैडागोजी से संबंधित सवाल हो जाता है। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, किसी इतिहास के बारे में आप बच्चों से प्रश्न क्यों पूछेंगे, तो पहला ऑप्शन होता है यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपने कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। बी ऑप्शन है यह तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है। याद करना, देखिए जैसे याद करना आ गया है ना, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, ये कट कर सकते हैं। उसके बाद यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षा शास्त्रियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कितना इसमें से जैसे ये देखा जाता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो यह वर्तमान की अतीत यानी इस समय क्या हो रहा है उसकी तुलना प्रोत्साहित करना है, यानी वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। क्या चीज, तो ऐतिहासिक कल्पना पर जो हम लोग बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये तीसरा प्रश्न क्या बोलता है। तीसरा प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ाना है बच्चों को तो आप वृत्तांत का प्रयोग क्यों करेंगे, तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें जिससे कि वे उचित आदर्श का पता कर सकेंगे, पाठ्यक्रम की पूर्णतया को सुनिश्चित कर सकेंगे, कक्षा को मनोरंजन और सजीव बना सकें, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ सकें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे ऑप्शन होता है सही डी, अवधारणा, यानी जो अवधारणा है उसको सजीव रूप से वास्तविकता के साथ जोड़ा जा सके। ठीक है, चौथा देख लेते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पर चौथा नंबर का जो प्रश्न होगा ये है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि, यानी जो राष्ट्रीय आधार समूह है 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। क्यों लोकप्रियता खो रहा है भाई, तो यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतः विरोध की गई स्थितियों प्रस्तुत करता है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है और यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन, यह मानवीय मूल्यों के अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, इसलिए ये अपना अधिकार आधार ये खो रहा है, अपनी लोकप्रियता खो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। यानी विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित का मतलब विद्यालय बच्चों का आकलन करेगा कैसे, तो यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित
करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह गैर शैक्षणिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसमें देखिए, यहाँ पर आप अगर निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हमारा अगर देखे होंगे तो केवल यहाँ शब्द आ गया, केवल आ गया यानी ये निगेटिव है। यहाँ उपयुक्त नहीं पूछा, यही खेल होता है सी टेट में। यहाँ क्या पूछा है आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ अनुपयुक्त लिखा है, क्या है, अनुपयुक्त वर्णन है। तो यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ये तो सही बात है। और यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यानी केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये अनुपयुक्त है, ठीक है। और यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पर केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ये अनुपयुक्त है, इसलिए ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे, छठा नंबर। दोस्तों छठा नंबर क्या कहता है, तो सामाजिक विषय का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, तो यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान करने की मांग को पूरा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायता प्रदान करता है। सातवां नंबर का प्रश्न देख लीजिए, आप एक वर्ष के नियोजित, अल्प नियोजित और नियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। यानी देखिए, नियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बताए गए समय समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे, तो चक्र आरेख हो गया, दंड आरेख हो गया, समय रेखा आरेख हो गया, प्रवाह। तो इसमें नियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा ये है समानुपात है, तो इसको चक्र आरेख द्वारा करेंगे, ठीक है। यानी चक्र आरेख द्वारा इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है, तो शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। यानी शिक्षार्थी का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो दोस्तों यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्तियों शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ये लास्ट आपका डी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का एक अवसर प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्या कहता है, एक सेकंड, 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुए परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत का आधारित है, ठीक है। इसमें आपका देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही होता है। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविलेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 10वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्या है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें, ठीक है। यानी कोई शिक्षक है और कुछ मानदंड देते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग इस पर कोई परियोजना आकलन करें। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा ये है कि बच्चों को तो दे दिया गया है, तो सम आकलन, रचनात्मक आकलन, स्व आकलन और संकलनात्मक आकलन। तो बच्चों को जब सौंप दिए तो ये स्व आकलन, बच्चे अपने से मूल्यांकन कर रहे हैं, इसलिए ये स्व आकलन हुआ। 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए क्या कहता है। ये आपका है कि नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया, ठीक है। तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, तो इसमें क्या सुझाव दिया गया है, तो इसमें सुझाव दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक, ये सी आपका ऑप्शन सही होता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है।
नेक्स्ट 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे, यानी किस में सबसे कम बल देंगे। प्रतियोगात्मक यानी बच्चों को प्रयोगात्मक कराने पर कम बल देंगे, या उनको सहयोग जो करना है उस पर कम बल देंगे, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर कम बल देंगे, या समानता पर बल देंगे। तो दोस्तों सबसे अगर देखा जाए तो प्राथमिक स्तर के जो छोटे बच्चे हैं उनको सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे, तो ये प्रतियोगात्मक पर को हम लोगों कम कराएंगे, ये इसलिए कि ये प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, ठीक है। और सहयोग उनका भरपूर हम लोग देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, ये सब भरपूर उन लोगों को करना है, ठीक है। 13 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, 13 का शिक्षार्थियों को संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, यानी शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। तो ये आपका कक्षा के दौरान आकलन करना, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। यानी शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है, तो कक्षा के दौरान आकलन करना, सत्र के समाप्त होने पर आकलन और परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता है कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन क्या कहलाता है, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का ये उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7वीं में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगा। जैसे मान लीजिए कि 7वीं क्लास के बच्चे हैं और उनको ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो सबसे सर्वेक्षण विधि सही होगा कि प्रतीक अध्ययन विधि सही होगा कि कार्यशाला विधि होगा कि क्षेत्रीय विधि होगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतीक अध्ययन विधि सबसे उचित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रासंगिक है। परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि। तो दोस्तों स्रोत विधि सबसे उचित विधि है, क्योंकि स्रोत बच्चों को ये दिखाना है कि कहाँ से क्या क्या हुआ है इतिहास पढ़ाते समय, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के संस्तुति के अनुसार बच्चों की विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होता है। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्यालय को दंड आरेख, ठीक है, दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो दंड आरेख आप देखेंगे कि वर्षा को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, ये है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधित उपागम को चुनिए। तो आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, और शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तो दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर का देखेंगे तो ये वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, ये सबसे उचित उदाहरण होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक जो पुस्तक लिखी है वो किस भाषा में, तो हिंदी में लिखी है, प्रकृत में लिखी है, पाली में लिखी है, या संस्कृत में। तो दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई है आर्यभट्टियम, ये आप लोग याद रखिएगा, गणित में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। यानी बुद्ध भगवान सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिए थे, बोध गया, सांची या ठाटलोकोड़ा। तो आप लोग जानते हैं कि बुद्ध भगवान जो थे वो अपना पहला उपदेश बोध गया में दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये संगम कविताओं के किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है।
मूवेंदार कहा जाता है। हो सकता है कि इस बार भी आपसे पूछा है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर चोल, चेर और पांडे, चोल, चेर और पांडे, इसको संगम कविताओं के 3 राजवंशों का मूवेदार कहा गया है। चोल, चेर, पांडे। देखिए चोल, चेर, पांडे, ये आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर का दोस्तों जो क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से किसके के शासनकाल में बनाया गया था? तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है आपका मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश। ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। यानी ये क्या पूछ रहा है? रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। यानी इसमें किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मौर्य वंश के शासनकाल में बनाया गया था। 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, विशिष्ट द्वैत्व के सिद्धांत को इसमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? शंकर, अल्मा प्रभु, रामानुज और बसवन्ना। तो रामानुज ने विशिष्ट द्वैत्व के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, रामानुज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? अभिलेखागार वह स्थान है, यानी जो अभिलेखागार है उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार दोस्तों खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है अभिलेखागार में, कि पूरा तत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है? तो दोस्तों ये अभिलेख है, अभिलेख यानी जो लिखा हुआ है। तो ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज है तभी लिखा होगा। अब इसमें पत्थर है और सब मूर्तियां हैं और पशुओं की हड्डी है, तो ये अभिलेखागार यानी लेखागार में, तो उसमें है आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उसे ही अभिलेखागार कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन ये होगा दोस्तों, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, यानी हमें क्या देखना है कि जो 12वीं शताब्दी थी उसमें मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था, और बी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। ये आपका ऑप्शन सही है। ये वीर शैव आंदोलन से संबंधित है, यानी क्या कहा गया था? तो नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट करेंगे, तो ये इसका हम सामाजिक अध्ययन पूरा आपको कराएंगे। धन्यवाद।